आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। संचार मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। किसी भी एक व्यक्ति के पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसे किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब एक ऐसी बातचीत जो दो लोगों के बीच में किसी भी सूचना का आदान प्रदान करती है, या एक सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें हम सूचनाओं को, आइडियाज को, विचारों को, या किसी व्यक्ति के मन में जो बात है वो किसी और को देना चाहता है, किसी व्यक्ति के पास जो एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो किसी और व्यक्ति के साथ वो शेयर करना चाहता है, तो इस तरह की जो बात होती है उसे हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन या संचार। तो संचार क्या होता है? संचार में जो व्यक्ति सूचना प्रदान करना चाहता है और जो व्यक्ति सूचना देना चाहता है, तो सूचना देने वाले की तरफ से इस प्रकार की सूचना दी जाए कि जो प्रदान करने वाले के लिए उपयोगी हो, और प्रदान करने के वाले के द्वारा जो सूचना प्रदान की जा रही है, जो रिसीव की जा रही है, उस सूचना का उसके लिए महत्व हो और वो सूचना उसके लिए जरूरी हो। तो जो भी सूचना हमारे लिए जरूरी होती है, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। सामान्यतः दो लोगों के बीच में जो आपस में जो नॉर्मल बातचीत होती है, उसे भी हम लोग कम्युनिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी उन दोनों व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है। तो हम देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। Communication is a process to exchange thought, ideas, information from one person to another। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं, विचारों और जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो सोच होती है, उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं। कम्युनिकेशन इज अ सिंपल टॉक बिटवीन टू और मोर पर्सन। मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में अगर सामान्य कोई बातचीत हो रही है, कोई भी दोस्त के बीच में, कोई ग्रुप के बीच में, कोई फैमिलीज के बीच में, या कोई फ्रेंड सर्किल में अगर किसी भी प्रकार की बातचीत हो रही है, तो उसे भी हम कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन कह सकते हैं। वेयर वन हैव अ मैसेज विच रिसीव बाय द अदर। मतलब जहां पर किसी एक व्यक्ति के पास में सूचना होती है या कोई बात होती है करने के लिए, और दूसरे व्यक्ति उसको रिसीव करते हैं। एक प्रभावी संचार का माध्यम या संचार की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि संचार की प्रक्रिया में किन किन तथ्यों का, किन किन आंकड़ों का, किन किन आवश्यक चीजों का महत्व होता है। तो हम उसके लिए देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में एक सेंडर होता है। सेंडर मतलब संदेश देने वाला, संदेशवाहक। संदेशवाहक मतलब वो व्यक्ति जो संदेश को पहुंचाता है। मतलब जैसे मैं हूं, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे अगर किसी व्यक्ति को देना है, तो मैं क्या हो गया? सेंडर हो गया। मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन है। सेंडर क्या करता है? मैसेज को एनकोड करता है। एनकोड का क्या मतलब होता है? एनकोड का मतलब होता है किसी भी मैसेज को इतनी सरल भाषा में बनाना या इतनी आसान भाषा में बनाना कि वो एक मैसेज के रूप में किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनकोडिंग। अब एनकोडिंग किस चीज को किया जाता है? तो एनकोडिंग मैसेज को किया जाता है। जो भी सूचना हमारे पास है, जो भी संदेश, जो भी विचार हमारे मन में है, उसको आसान भाषा में समझा जाता है और आसान भाषा में दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो जिस सूचना को हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे मैसेज कहते हैं। इसके बाद मैसेज किस माध्यम से जाता है? चैनल के द्वारा। तो चैनल को हम माध्यम या चैनल को हम मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम, मीडियम का मतलब क्या होगा? एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माध्यम कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम किसी को फोन करके कोई बात बताना चाहते हैं, तो जो फोन होगा, जो मोबाइल होगा, वो हमारा माध्यम होगा। अगर हम डायरेक्टली किसी को कोई बात करना चाहते हैं आमने सामने बिठा करके, तो जो शब्द होंगे हमारे, वो हमारा माध्यम होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी माध्यम से, मान लो अगर किसी को मेल पहुंचाना है, किसी को मैसेज करना है, अगर फोन के थ्रू करना है, या कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू अगर किसी को मेल करना है, कोई संदेश या फैक्स पहुंचाना है, तो जो ईमेल होगा वो हमारा क्या होगा? माध्यम होगा। तो इस तरीके से हम लोग माध्यम का यूज करके सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोड, किसी भी चीज को डिकोड करने का मतलब होता है कि जो भी आंकड़े, जो भी फॉर्मूलाज है, उन फॉर्मूलाज को तोड़ करके उसको एक सरल भाषा में ग्रहण करना। तो डिकोड का मतलब होता है कि जो भी सूचनाएं देने वाले ने चाही है कि ये मैं सूचना इस प्रकार से पहुंचाना चाहता हूं, तो उसको डिकोड करना, मतलब उन चीजों को सरल भाषा में समझ करके रिसीव करना, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। मतलब सूचनाओं का तोड़ करना। इसके बाद में डिकोड जब सूचनाएं हो जाती है, तो उसको रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता
जाता है। जब रिसीवर जो मतलब जो ग्राही होता है, रिसीवर का मतलब होता है ग्राही या ग्रहण करने वाला, जब ग्रहण करने वाले के द्वारा सूचना को ग्रहण कर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं मैसेज रिसीव्ड, मतलब संदेश प्राप्त। जब संदेश प्राप्तकर्ता के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके बाद में प्राप्तकर्ता की ओर से एक उत्तर होता है जो कि सेंडर के पास जाना चाहिए कि हाँ मैंने संदेश प्राप्त कर लिया है या मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रति उत्तर। प्रति उत्तर, प्रति उत्तर का मतलब होता है कि जो सेंडर ने मैसेज भेजने की प्रक्रिया स्टार्ट की है वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा है या नहीं, या उसे उस बात को समझ में आया है कि नहीं। अगर उसको सारी बातें समझ में आई है तो वो यस या नो या फिर अपने कुछ रिप्लाई में कुछ आंसर देता है, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन की सारी प्रोसेस संपन्न होती है। एक बार और देखते हैं। सबसे पहले एक सेंडर रहता है जो मैसेज भेजता है। मैसेज एनकोडिंग होता है, मतलब मैसेज का क्या होता है, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं या कोई तरीका होता है जिसके थ्रू मैसेज जो होता है वो रिसीवर के पास जाता है। इसके बाद एनकोड होने के बाद में मैसेज चैनल के माध्यम से डिकोड होता है। डिकोड मतलब वो माध्यम से पहुंचता है और उसके बाद में रिसीवर के द्वारा मैसेज को रिसीव करके और फिर फीडबैक दिया जाता है, जो फीडबैक होता है सेंडर के पास। एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है, जब कम्युनिकेशन टू वे होता है, मतलब दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है उसमें दोनों लोग एक्टिव होते हैं, तो उस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत इफेक्टिव होता है। अगर एक जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो अगर इनएक्टिव है या वो डल है, उसको मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, उसको बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो मैसेज दे रहा है सेंडर, उसका मैसेज भेजने का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की, क्यों कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना बातचीत किए क्यों आदमी नहीं रह सकता है। तो इंपॉर्टेंस हम देखते हैं कम्युनिकेशन का। इट हेल्प्स टू नोट द इंफॉर्मेशन, मतलब इससे क्या होता है, हमको सूचनाओं को प्राप्त करने में, सूचनाओं को जानने में मदद मिलती है। अगर हम दो लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो सामने वाले के पास जो सूचना होगी वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी, और जो हमारे पास सूचना है वो हम किसी और को नहीं दे पाएंगे। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए की गई जो सामान्य कन्वर्सेशन या बातचीत है, ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। सेकंड है कम्युनिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड द पर्सन, किसी भी व्यक्ति को अगर समझना है या किसी भी व्यक्ति की परेशानी को, नर्सिंग के अगर फील्ड में अगर हम मरीज की परेशानी को या मरीज को समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, मरीज के साथ बातचीत करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। थर्ड है इट हेल्प्स टू कीप रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, जब कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमको कुछ रिकॉर्ड जानने को मिलते हैं, कुछ रिपोर्ट, कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम उन सूचनाओं को प्राप्त करके और या तो लिखित या मौखिक रूप में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे मदद मिलती है। इसके बाद इट हेल्प टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, जब मरीज के साथ में सामान्य बातचीत करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, मरीज को हम लोग हेल्थ एजुकेशन दे पाएंगे। अगर एक नर्स के तौर पर या एक डॉक्टर के तौर पर हम मरीज से अगर बात नहीं करेंगे, पेशेंट से बात नहीं करेंगे, या एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर अगर हम अपने से छोटे वालों से बातचीत नहीं करेंगे, तो उन व्यक्तियों को हम अपनी जो अनुभव की बातें हैं या जो एजुकेशन है, जो हेल्थ एजुकेशन है, वो सब कुछ उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन करने से ये इंपॉर्टेंस है कि ये हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू कीप स्ट्रेस अवे इन पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब व्यक्तिगत संबंधों में तनाव की जो शंका होती है, तनाव की जो स्थिति होती है, उसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दो व्यक्तियों को आपस में बातचीत करनी होती है। जब कोई एक व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है या परेशान होता है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करके थोड़ा मन हल्का होता है, या बातचीत करके थोड़ा सा उसको आरामदायक स्थिति में वो खुद को पाता है, तो इसलिए भी आवश्यक है। इसके बाद है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ए बेटर सर्विस, मतलब कम्युनिकेशन करने से हम लोग किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, अच्छी सेवा दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की कोई नीड है या उसकी कोई आवश्यकता है, जैसा कि हमने बेसिक ह्यूमन नीड्स में पढ़ा था कि एक सामान्य व्यक्ति की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो अगर किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को हम समझ सकते हैं तो उसको जो सेवाएं प्रदान करनी है, उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति हमको करनी है, तो हम वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन उसके साथ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट डायग्नोसिस, अगर हम पेशेंट को लेकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पेशेंट का जो डायग्नोसिस है, मतलब पेशेंट को क्या बीमारी है, पेशेंट का निदान, मतलब किस तरीके से पेशेंट का उपचार किया जा सकता है, तो पेशेंट की जो बीमारी है उसको समझने में हमको मदद मिलेगी अगर हम पेशेंट से और पेशेंट के घर वालों से लगातार बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन हेल्प इन बेटर लाइफ लिविंग,
हम लोगों से आपस में बातचीत करते हैं, कई प्रकार के लोगों से बातचीत करते हैं, जनरल बातचीत भी करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन भी हम किसी को प्रदान करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जीवन जो होता है वो सुखमय या सुखद हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस था, अपने पास जो सूचना है वो किसी और को शेयर की है और सामने वाले की जो सूचना है वो हमने रिसीव की है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कभी कभी सूचना देने के लिए एज ए सेंडर भी हमको बनना पड़ता है और कभी कभी हमको क्या बनना पड़ता है, रिसीवर, मतलब हमको सूचना देने वाला और सूचना ग्रहण करने वाला लाइफ टाइम बन के रहना पड़ता है, तब जाके हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं हमेशा लाइफ में। तो इससे हमारा क्या होगा, बेटर लाइफ लिविंग, मतलब हम हमारा जीवन अच्छी तरीके से जी पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो अगर किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन करना है, संचार अगर अच्छे से करना है, बातचीत अच्छे से करनी है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमको व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जो कि सिद्धांतिक रूप से कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, फर्स्ट जो प्रिंसिपल होगा, ऑलवेज यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। जब भी किसी से बात करने जाए, जब भी किसी को कुछ सूचना देना जाए, तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करें जो उसके भी समझ में आए और हमारे भी समझ में आए। मतलब सेंडर के द्वारा हमेशा ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो रिसीवर को समझ में आए। अगर हम किसी ऐसी भाषा में बात कर रहे, मान लो जैसे रिसीवर जो है वो तमिल भाषा को जानता है, तेलुगु भाषा को जानता है, लेकिन गुजराती भाषा नहीं जानता है, लेकिन जो सेंडर है वो इसको गुजराती भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिसीवर को कोई भी बात समझ में नहीं आएगी और वो फीडबैक नहीं दे पाएगा, ना उसकी बातों को वो डिकोड कर पाएगा। तो इस तरीके की जो बातें होती है वो अप्रभावी होती है, उनका कोई भी प्रभाव हमारे रिसीवर के ऊपर नहीं पड़ता है। तो हमेशा ऐसी भाषा का उपयोग करें जो कि सरल हो और समझने में आसान हो। तो ये पहला नियम है या पहला सिद्धांत है कम्युनिकेशन का। दूसरा क्या नियम है, कम्युनिकेशन शुड बी डन इन अ पीसफुल प्लेस। हमेशा कम्युनिकेशन या बातचीत करने के दौरान पे किसी भी आवाज वाली या शोरगुल वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमेशा जब भी बात करे, कम्युनिकेशन करे, किसी से भी सूचनाओं का आदान प्रदान करे या कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन किसी को देना चाह रहे हैं, तो ऐसे वक्त पर हमें एक पीसफुल प्लेस, मतलब हमें एक शांत भरी जगह पर जाकर के बात करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाले को जो बात रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर बातों को ग्रहण कर रहा है, उसको हमारी बातें जो है अच्छी तरीके से, सामान्य तरीके से समझ में आ जाए। थर्ड है यूज ऑफ सिंपल एंड कंप्लीट वर्ड्स नॉट एब्रिविएशंस। हमेशा ये याद रखें कि जो बात है उसको पूरी तरीके से खत्म करें, शुरू से लेकर अंत तक। जो हमारे सेंटेंस है, जो हमारी बात है, उस बात को पूरी तरीके से अच्छे से बोले, किसी भी प्रकार के एब्रिविएशंस यूज ना करें। मतलब एब्रिविएशंस का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, किसी भी चीज का छोटा रूप या शॉर्ट फॉर्म हम ज्यादा यूज ना करें। हमेशा जब भी किसी से बात करने जा रहे, जैसे अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है, तो अगर डॉक्टर को हमको एज ए नर्स अगर हमको डॉक्टर को बताना है कि इस पेशेंट को डायबिटीज है, तो हमको उनको यही बोलना है कि पेशेंट को डायबिटीज है या हाइपरग्लाइसीमिया जो इसका टर्म है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को डीएम है या T2 DM है, क्योंकि ऐसी जो लैंग्वेज होती है कभी किसी को समझ में आती है, कभी किसी को नहीं आती है। तो इस प्रकार के कुछ जो संक्षिप्त रूप है उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर संक्षिप्त रूप इस्तेमाल करने हैं तो सिर्फ ऐसे ही वर्ड का यूज करें जो कि सर्वव्यापी है या जो पूरी दुनिया में जो सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के वर्ड होते हैं। अपने से बनाए हुए खुद के जो वर्ड होते हैं उनका यूज नहीं करें, अदरवाइज जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो सकता है, उसमें प्रभाव डल सकता है, जिसकी वजह से जो बात है वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी। इसके बाद में फोर्थ जो प्रिंसिपल है, सेंडर एंड रिसीवर शुड बी एक्टिव। ये जो अपन ने देखा था इधर कि जो सेंडर होता है वो और रिसीवर होता है, ये दोनों को एक्टिव होना जरूरी है। अगर रिसीवर एक्टिव नहीं होगा तो सेंडर के द्वारा दिए गए सूचनाओं को रिसीव नहीं कर पाएगा, और जब ये रिसीव नहीं कर पाएगा तो ये अपना जो भी जवाब है यस और नो, या इसको सूचना प्राप्त हुई या नहीं हुई है इस बात का, या फिर ये जो भी जवाब देना चाहता है वो जवाब या फीडबैक वो नहीं दे पाएगा। इसलिए हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है टू वे होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ देखते हैं हम, ए सेंडर नीड्स टू हैव कंप्लीट नॉलेज। जो सूचना प्रदान करने वाला है उसको जो सूचना वो देना चाहता है उस सूचना के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आधा ज्ञान अगर उसको होगा तो वो सामने वाले को, जो रिसीवर है, रिसीवर को सूचना वो अच्छे से नहीं दे पाएगा, और जो रिसीव कर रहा है सूचनाओं को या कोई भी बात जो हम बताना चाह रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसको जो रिसीव करने वाला होता है वो अच्छे से रिसीव नहीं कर पाएगा, तो उसको भी आधा ज्ञान होगा और हमको तो पहले से ही आधा ज्ञान है। तो आधा आधा ज्ञान की वजह से क्या होगा, जो भी सूचना है वो इफेक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव ए गुड फील फॉर ईच अदर। हमेशा सूचना देने वाला
प्रेक्षक और सूचना ग्रहण करने वाला ग्राही दोनों के बीच में आत्मसम्मान और एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, रेस्पेक्ट की भावना, अच्छी भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को सूचना दे रहे हैं या बात बता रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है, या हम सामने वाले को जिसको सूचना दे रहे हैं उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो हम ना उसको पूरी बात बता पाएंगे, ना वो हमारी पूरी बात सुन पाएगा। तो ऐसी चीजों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमेशा जब भी किसी के साथ बातचीत करें तो उसके बारे में मन में अच्छी भावनाएं रखकर, अच्छी रिस्पेक्ट रखकर ही उससे बातचीत करें। नेक्स्ट है, ए मैसेज गिवन बाय द सेंडर शुड बी बेस्ड अपॉन ट्रूथ। हमेशा जो भी मैसेज दिया जाता है एक सेंडर के द्वारा वो हमेशा सत्य पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैसेज जो सत्य पर आधारित नहीं होता है उसको देने से कोई मतलब नहीं होता है। तो हर एक जो व्यक्ति जो सेंडर है, जो मैसेज को पहुंचाना चाहता है, वो किसी भी बात जो अपनी रखना चाहता है उस बात को वो सत्य पर आधारित रखे, मतलब उसकी हर एक बात में सच्चाई होनी चाहिए, तभी जो रिसीवर है वो उसके ऊपर भरोसा कर पाएगा। तो ये हमने देखे इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसके टाइप्स क्या क्या है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले ले ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कम्युनिकेशन का जो भी इंपॉर्टेंट उसके टाइप्स होते हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर में जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, कम्युनिकेशन को तीन बेसिस पर, तीन आधार पर हमने बांटा है, जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब संबंधों के आधार पर किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हाव भाव के आधार पर किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, मतलब प्रति उत्तर के आधार पर किस प्रकार का कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, किस प्रकार के संबंध हमारे होते हैं कम्युनिकेशन करते टाइम पे। तो रिलेशनशिप के आधार पर कम्युनिकेशन को दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। इसका मतलब होता है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो ऑफिस, कॉलेजेस या किसी भी ऐसी कम्युनिटी के बीच में, किसी भी ऐसे लोगों के बीच में करते हैं जिनकी हमको रेस्पेक्ट करनी होती है, या ऐसे लोग जो हमारे जो मतलब जो भी हमारा वर्किंग प्लेस में जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं या कन्वर्सेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो उस प्रकार की जो बातचीत होगी वो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होगा ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो हम किसी भी सामान्य व्यक्ति के साथ में, मतलब जो हमारे से बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे फ्रेंड्स है, फैमिलीज है या हमारे रिलेटिव्स है, जिनके साथ में हम किसी प्रकार की कोई काम की बात शेयर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि जोक्स, स्टोरीज, कोई भी नॉर्मल बातें या कोई भी फीलिंग्स अगर शेयर कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में क्या आएगा, जो भी ऑफिस से या वर्क से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो हम हमारे अधिकारी को या हमारे बड़े किसी ऑफिसर को या हमारे किसी स्टूडेंट को, जूनियर को या किसी को ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो हमसे किसी भी वर्क से रिलेटेड काम से हमसे जुड़ा हुआ है, तो वो होगा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल का मतलब जब हमारे फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशन में हम किसी से बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल के अंदर हम दो तरीके से बातचीत करते हैं, एक होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होगा जिसमें हम दो तरीके से बातचीत कर सकते हैं, एक अपवर्ड्स, एक डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स मतलब वर्टिकल जो बातचीत होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होगा या तो निचले स्तर के लोगों से ऊपरी स्तर के लोगों की तरफ, या ऊपरी स्तर से लोगों की तरफ से निचले स्तर के लोगों की तरफ, मतलब अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। अपवर्ड्स कम्युनिकेशन में क्या होगा, जो भी निचले स्तर के व्यक्ति है वो अपने से बड़े जो स्तर के लोग हैं उसको इंफॉर्मेशन या जो भी अपनी रिक्वेस्ट है उसको पहुंचाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट अपने टीचर से किसी बात को करता है, या कोई भी मतलब अगर कोई फंक्शन करवाना है कॉलेज में, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने टीचर से बात करता है, टीचर प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रिंसिपल क्या करते हैं, जो भी एमडी या डीन होते हैं या जो कॉलेज के मालिक होते हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार निचले स्तर से ऊंचे वाले स्तर तक जो बातचीत को पहुंचाया जाता है, जो रिक्वेस्ट फॉर्म में बात को पहुंचाया जाता है, जो निवेदन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। मतलब निचले स्तर के लोगों से ऊंचे स्तर के लोगों तक की बातचीत को अपवर्ड्स कम्युनिकेशन। इसी प्रकार से वर्टिकल के अंदर दूसरा टाइप होगा डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स में क्या होगा, जो भी
भी ऊपर के स्तर के लोग हैं वो निचले स्तर के लोगों तक क्या होता है, बातचीत का या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जब हम अपवर्ड्स कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है, रिक्वेस्ट के रूप में, निवेदन के रूप में बातों को ऊपर तक या ऊपरी स्तर पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाया जाता है। जब डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन होता है तो इसका मतलब ये कि ऊपरी स्तर से जो लोग हमको आदेश दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर के रूप में जो भी बात बताई जा रही है, वो धीरे धीरे उनके निचले स्तर तक आते आते जो आखिरी में सबसे निचले स्तर का जो व्यक्ति होता है उस तक बात पहुंचती है। तो इसमें बात हम ऊपरी स्तर पर पहुंचाते हैं, इसमें बात हम निचले स्तर पर पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक और टाइप है जिसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल जो कम्युनिकेशन है वो इस प्रकार से एक सीधी रेखा में होता है, मतलब एक समान के स्तर वाले लोगों के बीच में। मतलब अब ये जो कम्युनिकेशन होगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होगा, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, इन लोगों के बीच में ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक ही पद पर बैठे हुए समान लोगों के लिए, मतलब जो हमारे कोवर्कर्स होते हैं, साथ में काम करने वाले, जैसे सभी जो भी क्लास के स्टूडेंट है, मतलब बच्चों के बीच में होने वाली जो बातचीत होगी वो, क्योंकि सारे बच्चे एक ही क्लास के हैं तो वो एक समान स्तर पर है, तो उनके बीच में होने वाली जो बातचीत होगी वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर एक टीचर्स का ग्रुप है तो उनके बीच में जो बातचीत हो रही है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर टीचर और प्रिंसिपल के बीच में या टीचर और अगर एक डीन के बीच में बात हो रही है तो वो होगा हमारा अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन हो सकता है। तो एक समान स्तर पर बैठे लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत होगी वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक बार फिर से इसको समझते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह के संबंधों के आधार पर हमारा कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के आधार पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब ये होगा ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। हॉरिजॉन्टल होगा जो सिर्फ एक ही पद पर बैठे लोगों के बीच में होता है। इसके बाद में सेकंड जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में हम देखते हैं ये भी दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर में जैसे एक जो भी अगर बच्चा है तो उसको अपने पेरेंट्स से बातचीत करनी होती है, उनको उनके पेरेंट्स से करनी होती है, इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं। या फिर अगर आदेश आते हैं तो जो भी हमारे जो सीनियर होते हैं वो हमको आदेश देते हैं, उससे नीचे वाले स्तर पे जो लोग बैठे हैं उनको हम उनको आदेश देते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम समझ सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब भावनाओं के आधार पर, मतलब हाव भाव के आधार पर किस प्रकार से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दो प्रकार के हमारे हाव भाव होंगे, एक होगा शाब्दिक, एक होगा अशाब्दिक। वर्बल मतलब शाब्दिक, मतलब जिसमें शब्दों का यूज किया जाता है, और नॉन वर्बल मतलब अशाब्दिक, मतलब जिसमें शब्दों का यूज नहीं किया जाता है। तो जब हम शब्दों का यूज करते हैं तो शब्दों का यूज करने के आधार पर हम दो प्रकार से कम्युनिकेशन को बांट सकते हैं, एक होगा रिटन, एक होगा ओरल। मतलब जब भी हम शब्दों का यूज करते हैं, मतलब किसी बात को करने के लिए जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो दो तरीके से हम बातों को, अपनी जो भी सूचना है उसको सामने वाले व्यक्ति तक या किसी रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं, या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में। इन दो तरीकों से हम हमारे जो शब्द है किसी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, ये दो तरह का होता है, सिंबलिक या नॉन सिंबलिक। सिंबलिक का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारे कुछ चिन्ह होते हैं, मतलब जो भी चिन्ह होते हैं किसी भी प्रकार के, तो चिन्हों के द्वारा बात की जाती है, या जैसे सिम्टम्स या साइंस कुछ होते हैं तो उसके द्वारा बात की जाती है। लेकिन नॉन सिंबलिक जो कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इशारों में बात की जाती है, किसी भी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं होते हैं, सिर्फ गर्दन को हिला करके नॉर्मल तरीके से हाँ ना किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉन सिंबलिक। नॉन सिंबलिक कम्युनिकेशन के अंदर में, मतलब जिसके अंदर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, बिना चिन्ह का कोई कम्युनिकेशन, इसके अंदर में जो भी हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती है, हम खुद से भी अगर बातचीत करते हैं, मन ही मन में बातचीत करते हैं, तो वो भी नॉन सिंबलिक कम्युनिकेशन के अंदर में हम आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, मतलब प्रति उत्तर के आधार पर कम्युनिकेशन। यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्युनिकेशन के अंदर में, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें सेंडर अपने मैसेज को भेजने की कोशिश करता है रिसीवर तक, रिसीवर के द्वारा मैसेज को रिसीव कर लिया जाता है। मतलब जो वन वे कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। मतलब सूचना भेजने वाला जो सूचना भेज रहा है, जिस माध्यम से भेज रहा है, वो रिसीवर के द्वारा रिसीव कर ली गई है, यहां तक की जो बातचीत है इसे बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन जब रिसीवर अपना उत्तर देता है
सेंडर को, तो उसे हम बोलते हैं फीडबैक। मतलब अगर उसको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या वो भी अपना कोई तथ्य रखना चाह रहा है, वो भी अपनी कोई बात रखना चाह रहा है, तो वो होगा फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं होगा, वो जो कम्युनिकेशन है वो वन वे होगा, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा। जैसे कि जो भी भाषण होते हैं नेताओं के, उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति बोलता है, बाकी व्यक्ति सुनते हैं। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब भी क्लास में स्टूडेंट और टीचर आपस में बैठते हैं, या ग्रुप में अगर कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, या फैमिलीज के अंदर अगर किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी बात को लेकर अगर कन्वर्सेशन या बातचीत हो रही है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, तो ऐसी कोई भी बातचीत जिसमें सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं, तो उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। इस तरीके से कम्युनिकेशन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ये ऑफिशियल है, ये नॉन ऑफिशियल है। ऑफिशियल दो तरह का होगा, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के अंदर दो आएगा, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, और इनफॉर्मल के अंदर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसके बाद में सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब हाव भाव के आधार पर। एक होगा जिसमें शब्दों का यूज किया जाएगा, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। एक होगा जिसमें शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा, मतलब हम चिन्ह के आधार पर या सिर्फ हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स है उनको खुद से शेयर कर सकते हैं। इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक, मतलब उत्तर के आधार पर। या तो कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देगा तो सिर्फ एक व्यक्ति बोलता रहेगा, तो वन वे कम्युनिकेशन। जब सामने वाला व्यक्ति अपना उत्तर देगा या अपनी बात को रखेगा या अपनी राय पेश करेगा, तो ऐसी टाइम पे जो कम्युनिकेशन होगा वो टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या बैरियर्स है, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमको बातचीत करने में, हमारे कम्युनिकेशन को, स्किल्स को डेवलप होने से या हमारी बातचीत को होने से रोकती है या उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो इसका एक स्क्रीन देखेंगे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन या बातचीत जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो कुछ 5-6 फैक्टर हमारे सामने हैं जिसमें हम देखेंगे किस किस चीजों से संबंधित जो कारक होते हैं वो हमको बाधा उत्पन्न करते हैं बातचीत करने में। तो पहला फैक्टर है फैक्टर एसोसिएटेड विद सेंडर, मतलब प्रेषक का कारक। मतलब प्रेषक को कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण संचार बाधित होता है। तो सबसे पहला है लेक ऑफ नॉलेज। लेक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि जो सूचना देने वाला है, अगर उसको नॉलेज नहीं होगा, अगर उसको सूचना का अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं है, तो वह अपनी सूचना अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा। दूसरा है लो आईक्यू लेवल। जो मैसेज भेजने वाला है, जो सेंडर है, जो प्रेषक है, अगर उसका आईक्यू लेवल, अगर उसकी सोच समझ, उसकी बुद्धि अगर कमजोर होगी या मानसिक रूप से कमजोर अगर वो होगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो मैसेज है उसको अच्छे तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंचा पाएगा। तीसरा है गिविंग फॉल्स एश्योरेंस टू रिसीवर, मतलब जो रिसीवर होता है, जो ग्राही होता है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, जिसको सूचना दी जा रही है, अगर उसको हम गलत तरीके से एश्योर कर देंगे या फिर मतलब उसको हम समझा देंगे कि हाँ आपका काम हो जाएगा, या उसको ऐसा बताएंगे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर ये हमने उसको गलत तरीके से आश्वासन दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो मैसेज जिसको दे रहे हैं रिसीवर को, उस तक मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा या उसको मैसेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है नो यूज ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स, मतलब अगर जो भी मैसेज भेजने वाला है सेंडर, अगर सेंडर अपने मेथड्स का अच्छे तरीके से यूज नहीं करता है, या फिर प्रिंसिपल्स जो कम्युनिकेशन के होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कि भेजने वाले के द्वारा मैसेज अच्छे तरीके से भेजा गया हो, मैसेज का अर्थ वही निकले जो कि भेजने वाले ने चाहा हो, रिसीव करने वाले ने वही मैसेज रिसीव किया हो जो भेजने वाला चाहता था। तो ये सारे प्रिंसिपल्स का अगर यूज नहीं करता है सेंडर, तो भी मैसेज में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इमोशनल फैक्टर। कुछ इमोशनल फैक्टर, कुछ भावनात्मक कारक भी सामने आ सकते हैं, जैसे कि एंगर, जो मैसेज भेजने वाला है अगर वो गुस्से में किसी मैसेज को दे रहा है, या फिर मतलब जो बात करना, जो बात स्टार्ट कर रहा है, जिसके पास सूचनाएं हैं, अगर वो सूचनाएं गुस्से में सामने वाले को दे रहा है, या वो डर के कोई सूचना प्रदान कर रहा है, या एंजाइटी, बेचैनी या घबराहट के माहौल में अगर वो सूचना किसी को दे रहा है, या किसी जलसी या जलन के माहौल में, या ग्रीफ या दुख अगर उसको है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो किसी सूचना को अगर किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है, जो सामने वाला जो रिसीव सूचना करता है उसको वो सूचना अच्छी तरीके से रिसीव नहीं हो पाती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण एक सेंडर अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैसेज जो कम्युनिकेट हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण हम देखते हैं एसोसिएटेड विद रिसीवर, मतलब जो ग्राही है, जो मैसेज को ग्रहण कर रहा है, अगर
उसका अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ अगर अच्छी नहीं होगी या उसका आईक्यू लेवल कम होगा, मतलब मैसेज जो मैसेज भेज रहा है सेंडर, सेंडर के द्वारा भेजा गया मैसेज अगर रिसीवर को समझ में नहीं आता है तो भी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, और रिसीवर का आईक्यू लेवल अगर कम है, बुद्धि की जो क्षमता है वो कम है, तो भी उसको मैसेज समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पेन, किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ अगर मैसेज प्राप्त करने वाले को होगी, संचार के माध्यम में अगर मैसेज प्राप्त करने वाला किसी भी परेशानी या दुख में है तो उसके द्वारा रिसीव किया गया मैसेज इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा या उसको मैसेज अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाएगा। तो पेन अगर है कि अगर जो रिसीव कर रहा है वो किसी दर्द में है, फेटिंग मतलब किसी तनाव या बेचैनी के माहौल में है, डीफनेस, डीफनेस का अर्थ होता है बहरापन, अगर मैसेज रिसीव करने वाला बहरा है तो उसको कही गई कोई भी बात उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसके अलावा डर और बेचैनी, फियर और एंजाइटी, डर और बेचैनी भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो मैसेज जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं और क्या कारण है। नेक्स्ट कारण जो है हमारा जो बैरियर है, एक और बाधा उत्पन्न होती है वो होती है मैसेज से संबंधित, मतलब संदेश से संबंधित क्या क्या बाधा है। तो इफ इट इज नॉट इंटरेस्टिंग और नीडफुल फॉर द रिसीवर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है किसी भी कम्युनिकेशन में कि जो मैसेज सेंडर के द्वारा रिसीवर तक भेजा जा रहा है अगर वो मैसेज इंटरेस्टिंग नहीं हो या फिर रिसीवर के किसी काम का नहीं हो तो कोई भी रिसीवर उस मैसेज को रिसीव नहीं करता है, या उस मैसेज को रिसीव करने के बाद वो कुछ ही समय बाद भूल जाता है क्योंकि वो उसके काम का या उसकी रुचि का नहीं है। सेकंड है इनकरेक्ट मैसेज, इनकरेक्ट मैसेज का मतलब कि सेंडर के द्वारा अगर मैसेज अच्छी तरीके से नहीं भेजा गया है या मैसेज अगर जो भी उसके द्वारा भेजा गया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, करेक्ट नहीं है, अगर सही दिशा में नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल सोशली और कल्चरली, अगर सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो मैसेज को अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह मैसेज एक रिसीवर के पास अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाएगा और उसका जो प्रभाव है समाज और संस्कृति पर वो अच्छी तरीके से नहीं पड़ पाएगा। नेक्स्ट है इफ इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो मैसेज मैसेंजर के द्वारा या सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है वो रिसीवर एक्सेप्ट करता है बट अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, अगर वो समझने लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर सेंडर अगर कुछ भी ऐसी बात करता है जो कि रिसीवर को समझ में ही नहीं आ रही है तो वो मैसेज का प्रॉब्लम होता है। तो हमेशा जब भी कम्युनिकेशन करे तो ऐसे मैसेज या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो कि समझने लायक हो। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जो फैक्टर एसोसिएटेड है वो चैनल के साथ है, जो माध्यम जिस माध्यम के थ्रू हम चैनल को मतलब सॉरी जिस माध्यम के थ्रू हम बात को पहुंचाना चाहते हैं किसी तक, अगर वो माध्यम ठीक नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स एंड एब्रीविएशंस, जिस भी भाषा में हम बात करना चाहते हैं उस भाषा में हमको टेक्निकल वर्ड्स का ज्यादा यूज नहीं करना है और एब्रीविएशंस मतलब संक्षिप्त रूप का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी बात है वो पूरा क्लियर अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो सूचनाओं का आदान प्रदान ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा कोई भी नेटवर्क इश्यू या कोई टेक्निकल एरर्स अगर होता है, जैसे कि अगर कोई सूचना हम लोग किसी व्यक्ति को रिसीवर तक अगर किसी सूचना को फोन के द्वारा या इंटरनेट या ईमेल के द्वारा पहुंचा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन पर नेटवर्क इश्यू या टेक्निकल इश्यूज होने के कारण जो मैसेज है हमारा वो पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाता है। अगर किसी संदेश को या किसी सूचना को हम 3-4 बार में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, अगर 2 बार अच्छे तरीके से पहुंच जाती है और 1 बार नहीं पहुंच पाती है तो वो जो सूचना हम पहुंचा रहे हैं वो अधूरी रह जाती है। ऐसी कंडीशन में कुछ एरर्स के वजह से सूचना नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, क्या हमारे एनवायरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है आसपास के वातावरण में जिसकी वजह से मैसेज अच्छे तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले देखेंगे वेरी हॉट और वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, जब भी ज्यादा अधिक तापमान या बहुत कम तापमान होता है तो ऐसी कंडीशन में एक सेंडर के द्वारा जो बात है वो पूरी कभी नहीं होती है या कभी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो रिसीवर है वो पूरी तरीके से बात को समझ नहीं पाता है। इसके अलावा एक्सेसिव नॉइज, बहुत ज्यादा तेज आवाज होगी, शोर वाली कंडीशन में हमने देखा था कि प्रिंसिपल्स में देखा था हमने कम्युनिकेशन में कि जहां पर बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल अच्छी मतलब जहां पर बिल्कुल भी आवाजें ना हो, सिर्फ ऐसे ही माहौल में हम लोगों को कम्युनिकेट करना है ताकि हमारे द्वारा भेजा गया मैसेज सामने वाले को समझ में आ जाए। लेकिन अगर एक्सेसिव नॉइज बहुत ज्यादा आवाज होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सेंडर मैसेज देना चाह रहा है रिसीवर कुछ और सुन लेगा तो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ एडिकेट लाइटिंग, अगर हम किसी बात को
अगर हम किसी बात को अगर दिखाकर या फिर विजुअली किसी चीज को हम मैसेज दे रहे हैं, जैसे किसी पोस्टर या बैनर को हम दिखा करके किसी व्यक्ति को मैसेज दे रहे हैं, या क्लास में अगर एक टीचर बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लाइटिंग की बहुत आवश्यकता होती है। बिना लाइट के अंधेरे में कोई भी ना पढ़ सकता, ना पढ़ा सकता है, ना ही बातचीत हो सकती है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है लेक ऑफ प्राइवेसी। मैसेज भेजने वाला अगर रिसीवर तक मैसेज भेजना चाहता है और उन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो जो उन दोनों तक ही रहनी चाहिए, कोई सीक्रेट बात हो, तो ऐसी बातों को सिर्फ प्राइवेसी के अंदर ही रखा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति आसपास में उपस्थित हो जिनके सामने उस बात को नहीं रखा जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी कम्युनिकेशन में, कि एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति का इसलिए नहीं पहुंचा पा रहा है क्योंकि बीच में और भी लोग बैठे हैं जिनको उस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लेक ऑफ प्रॉपर वेंटिलेशन, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन भी आवश्यक है। जब भी हम किसी रूम में बैठते हैं या किसी भी ऐसे खुली जगह पर अगर बैठे हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन या थोड़ा सा खुला हुआ माहौल अगर हमको मिल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, घबराहट की स्थिति नहीं बनेगी, तो हम अपनी बातों को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो सामने जो बातों को रिसीव कर रहा है वो भी अच्छे तरीके से रिसीव कर पाएगा। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर मतलब सामाजिक और आर्थिक कारक। तो क्या क्या सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होती है? तो सबसे पहले डिफरेंस इन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब किसी भी व्यक्ति, जब दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है तो उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उनकी आर्थिक स्थिति के बीच में अगर अंतर होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उन दोनों को एक दूसरे की बातें जो है वो अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ पाती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति जो ज्यादा रिच है या अमीर है और एक व्यक्ति जो गरीब है, तो उन दोनों के बीच में अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। अगर दोनों लोगों की अलग अलग भाषा है, तो एक व्यक्ति जो मैसेज देना चाहता है और दूसरे व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों की भाषा मेल नहीं होगी, तो उनको कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जाति और संस्कृति, ये भी ऐसे कारक है जो कि कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।